नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पीके स्टडी हब में। दोस्तों, हम लोग मुग़ल साम्राज्य के बारे में पढ़ रहे थे। तो इसमें हम लोग बाबर के बारे में, हुमायूं के बारे में और शेर शाह सूरी के बारे में पढ़ लिए थे। आज हम लोग अकबर के बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों, अभी तक अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो फटाफट सब्सक्राइब जरूर कर लें दोस्तों। तो चलिए शुरुआत करते हैं। दोस्तों, अकबर महान का जन्म 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को हमीदा बानो बेगम के गर्भ से हुआ था और ये जन्म उनका अमरकोट के राणा वीरसाल महल में हुआ था। अकबर के जन्म के समय उसके पिता हुमायूं जो थे अमरकोट के राणा वीरसाल के यहाँ शरणार्थी के रूप में शरण लिए हुए थे, है ना। युद्ध में शेर शाह सूरी से पराजित होके वे अमरकोट राणा वीरसाल के महल के यहाँ, है ना, शरणार्थी के रूप में प्रवास कर रहे थे। तो अकबर के बचपन का जो नाम जो था बदरुद्दीन था और 1546 ईस्वी में अकबर के खतने के समय हुमायूं ने उसका नाम जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर रखा। अकबर के जन्म के समय की स्थिति, है ना, हुमायूं जो है ना बहुत ही सर्वाधिक कष्टदायक जिंदगी जी रहे थे। उनके पास अपने जो है उनके साथियों को बांटने के लिए कुछ भी नहीं था, एक कस्तूरी के अतिरिक्त कुछ भी नहीं था। तो अकबर के बचपन माँ बाप के स्नेह रहित अस्करी के संरक्षण में महाअनगा जौहर शमसुद्दीन खां और जीजा अनगा की देख रेख में गुजरा है। 1551 ईस्वी में मात्र 9 वर्ष की अवस्था में पहली बार अकबर को जो है ना गजनी का सूबेदार बना दी गई थी, है ना। हुमायूं ने हिंदुस्तान को पुनर्विजय के समय मुनीम खां को अकबर का संरक्षक नियुक्त किया। सिकंदर सूर से अकबर द्वारा सरहिंद को छीन लेने के बाद हुमायूं ने 1555 ईस्वी में उसे पुनः युवराज घोषित किया और दिल्ली पर अधिकार कर लेने के बाद हुमायूं ने अकबर को लाहौर का गवर्नर नियुक्त किया। साथ ही अकबर के संरक्षक मुनीम खां को अपने दूसरे लड़के मिर्जा हकीम का अंगरक्षक नियुक्त कर दिया, है ना, और तुर्क सेनापति बैरम खां को अकबर का संरक्षक नियुक्त किया। ठीक है दोस्तों, हुमायूं की मृत्यु के पश्चात ये सुनकर बैरम खान ने गुरदासपुर के निकट कलानौर में 14 फरवरी 1556 ईस्वी को अकबर का राज्याभिषेक कर दिया और वह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर बादशाह गाजी का उपाधि से राजसिंहासन पर बैठा। इस समय राज्याभिषेक के समय अकबर की जो आयु थी मात्र 13 वर्ष 4 महीना थी, है ना। तो इसीलिए अकबर के राज्याभिषेक के बाद जो है ना क्या होता है कि बैरम खां उनका यंग संरक्षक बनता है। ओके, जहां अकबर का राज्याभिषेक हुआ उस समय पंजाब के कुछ हिस्से में ही उनका वास्तविक नियंत्रण था। उसका मुख्य कारण क्या था हम लोग देख लेते हैं। इनका राज्य जो है पंजाब तक ही सीमित रहने का मुख्य वजह जो था हेमू था। दोस्तों, हेमू कौन था, है ना। हेमू जो था आपका हेमू को आदिल शाह सूर ने चुनार को अपनी राजधानी बनाया था, है ना, तथा हेमू को मुगलों को हिंदुस्तान से बाहर निकालने के लिए नियुक्त किया गया था। हेमू जो थे रेवाड़ी का निवासी था जो धूसर वैश्य कुल में पैदा हुआ था। दोस्तों, आरंभिक दिनों में यह रेवाड़ी के सड़कों पर नमक बेचा करता था और राज्य की सेवा में सर्वप्रथम उसे तोल करने वाले के रूप में नौकरी मिली थी। तो दोस्तों, इस्लाम शाह की मृत्यु के उपरांत हेमू, उसका असली नाम हेमराज था, ने सुल्तान आदिल शाह को बहुत प्रभावित किया और उसका प्रधानमंत्री व प्रधान सेनापति बन गया। ओके, तो दिल्ली और आगरा सेनापति बन गया आदिल शाह का। और दिल्ली और आगरा से सेनापति की अनुपस्थिति में दिल्ली और आगरा में अकबर की अनुपस्थिति का लाभ उठाते हुए हेमू क्या करता है, आगरा पे अधिकार कर लेता है और दिल्ली का गवर्नर जो थे दिल्ली का गवर्नर तरदी बेग खां को पराजित कर देता है और सरहिंद भागने के लिए मजबूर कर देता है, जहां बैरम खां उसका मौत का घात उतार देता है। दोस्तों, आगे देखते हैं। इसके बाद अकबर जो है हेमू से युद्ध करता है, ओके, और पुनः दिल्ली और आगरा को जीतता है। तो पानीपत का द्वितीय युद्ध के बारे में हम लोग देखते हैं। दोस्तों,
पानीपत का दूसरी लड़ाई जो है 5 नवंबर 1556 को अफगान बादशाह आदिल शाह सूर सेनापति हेमू और अकबर के बीच में हुआ था। ठीक है, तो यहीं पे हेमू को पराजित करता है और पानीपत का दूसरे युद्ध में अकबर हेमू को पराजित करता है और पुनः दिल्ली और आगरा पे कब्जा करता है। हेमू के पास अकबर से कहीं अधिक बड़ी सेना थी, उसमें 15,000 हाथी भी था, है ना। प्रारंभ में ऐसा लग रहा था ना कि मुगल सेना के मुकाबले में हेमू को सफलता प्राप्त तो बिल्कुल हो ही चुकी थी, लेकिन दुर्भाग्य से एक तीर जो है हेमू की आंख में घुस गया और उसने युद्ध को पासा पलट दिया और पानी वहीं पे हेमू गिर गया। ठीक है ना। और पानीपत की दूसरी लड़ाई के फलस्वरूप अकबर का क्या होता है, विजय होता है और दिल्ली और आगरा पे पुनः अधिकार कर लेते हैं। इस लड़ाई के बाद दिल्ली के तख्ता पलट और मुगलों और अफगानों के बीच चलने वाले संघर्ष समाप्त हो गया और दिल्ली पर मुगलों का फिर से कब्जा हो गया। ओके, इसके बाद देखते हैं बैरम खां का मृत्यु कैसे होता है। दोस्तों, अकबर के कुछ सरदारों और धाइया माँ जो बोलते थे महामनगा अनगा, है ना, ने अकबर को बैरम खां के विरुद्ध क्या किया, भड़का दिया। बैरम खां के विरुद्ध अकबर को भड़का दिया कि अकबर ने दिल्ली से जारी अपने फरमान में बैरम खां को अपदस्थ कर दिया। उनको भड़काने के कारण जो है ना, अकबर क्या करता है, बैरम खां को अपदस्थ कर दिया और उसे हज पर जाने का आदेश दे दिया। लेकिन बैरम खां को प्रारंभ में इस आदेश से सहमत हो गया था, लेकिन जब उसे लगा कि उसके साथ जो है उचित बर्ताव नहीं किया जा रहा है, वह विद्रोह पर उतारू हो गया और वह जालंधर के निकट परास्त हो गया। और अकबर ने उदारता बरतते हुए उन्होंने क्या किया कि अकबर के अगेंस्ट ही विद्रोह कर दिया और अकबर उसे क्या करता है, परास्त कर देता है। ओके, और अकबर ने उदारता बरतते हुए उसे पुनः मक्का चले जाने का अवसर प्रदान करता है, उसको मारता नहीं है। और मक्का की राह में 1561 ईस्वी में पाटन नामक स्थान पर लोहानी अफगान मुबारक खान ने व्यक्तिगत दुश्मनी के कारण क्या करता है, बैरम खां का हत्या कर देता है। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं पर्दा शासन और पेटीकोट शासन का रिवाज जो है अकबर के शासन काल में रहा है। दोस्तों, 1560 से 1564 ईस्वी के दौरान अकबर के शासन पर उसके हरम दल स्त्रियों, है ना, और धाय महाअनगा और माहम अनगा के पुत्र आदम खां जो है ना काफी प्रभाव था। 4 वर्षों के इस शासन को पर्दा शासन के नाम से जाना जाता है ना। 1561 ईस्वी में मालवा के युद्ध में आदम खां ने लूटे हुए धन का अधिकांश भाग जो है ना अपने पास रख लेता है। मालवा का युद्ध में जो धन लूटा गया था, कब्जा किया था, तो उसमें आदम खां क्या करता है कि जो भी धन लूटा हुआ था ना, अधिकांश धन क्या करता है, अपने पास रख लेता है। तो जब अकबर को पता चलता है तो आदम खां को मृत्यु दंड दे देता है। कब देता है, 1562 में मृत्यु दंड दे देता है। तो अपने पुत्र के मृत्यु के सदमे में महाअनगा की भी मृत्यु हो जाती है। इसके बाद 1564 ईस्वी में क्या होता है, उनकी मृत्यु के बाद, महाअनगा की मृत्यु के बाद पर्दा शासन पूर्णतः समाप्त हो जाती है। अब हम लोग उनका अकबर का साम्राज्य विस्तार के बारे में विस्तार रूप से चर्चा करेंगे। दोस्तों, मालवा के विरुद्ध अभियान से लेकर असीरगढ़ के पतन तक लगभग 40 वर्ष के दौरान अकबर की भूमिका एक महान विजेता एवं साम्राज्य निर्माता के रूप में रही है। ठीक ना। सर्वप्रथम अकबर जो है 1561 में मालवा के शासक बाज बहादुर को पराजित करता है और मुगल साम्राज्य में मिला लेता है। मालवा को जीत लेते हैं। उसके बाद चुनार के किले पे 1562 में हमला करते हैं। तो चुनार के किले पर अफगानों का शासन था, जो मुगल सेनापति अब्दुल्ला खां के नेतृत्व में अकबर का चुनार के किले पे भी अधिकार हो जाता है। इसके बाद गोंडवाना पे
1564 ईस्वी में अकबर ने गोंडवाना अभियान किया और यहाँ अपनी क्या है राजधानी को चौरागढ़ के निकट एक युद्ध में रानी दुर्गावती को पराजित कर दिया और यहाँ मुगलों का अधिकार हो गया। अब गोंडवाना को भी वो क्या करते हैं 1564 में जीत लेते हैं। इसके बाद ये हम लोग देखेंगे राजस्थान विजय की ओर देखेंगे। दोस्तों राजस्थान में जो है मुख्यतः राजपूतों का शासन था, इसलिए इसे राजपूताना साम्राज्य के भी नाम से जाना जाता है। तो सबसे पहले जो है आमेर का अभियान 1562 ईस्वी में किया। दोस्तों राजस्थान के राजपूत शासक अपने पराक्रम, आत्मसम्मान एवं स्वतंत्रता के लिए प्रसिद्ध थे। अकबर ने राजपूतों के प्रति विशेष नीति अपनाते हुए उन्हें उन राजपूत शासकों से मित्रता एवं वैवाहिक संबंध स्थापित किए जिन्होंने उसकी अधीनता स्वीकार कर ली, किंतु जिन्होंने अधीनता स्वीकार नहीं की उनसे युद्ध के द्वारा अकबर ने अधीनता स्वीकार कराने के लिए मजबूर कर दिया। तो सर्वप्रथम जो है आमेर का अभियान के बारे में हम लोग देखते हैं। दोस्तों 1562 ईस्वी में अकबर द्वारा आमेर के शेख मोइनुद्दीन चिश्ती दरगाह की यात्रा के समय उसकी मुलाकात आमेर के शासक राजा भरमाल से हुई। भरमाल प्रथम राजपूत शासक थे जिसने स्वेच्छा से अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली। कालांतर में भरमाल और बिहारी मल की पुत्री से अकबर की जो क्या करते हैं विवाह कर लेते हैं, जिससे जहांगीर पैदा होता है और अकबर ने भरमाल के पुत्र दत्तक को भगवान दास एवं पुत्र मान सिंह को उच्च जो है पद प्रदान करता है। और इनकी पुत्री का जो नाम था हरकाबाई अजोधाबाई थी। दूसरा हम लोग देखते हैं मेवाड़ का अभियान। दोस्तों मेवाड़ का अभियान जो है राजपूत राज्यों में मेवाड़ ने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की। इस समय मेवाड़ का शासक जो है राणा उदय सिंह थे। राजस्थान में साम्राज्य विस्तार के लिए अकबर द्वारा इसको हम लोगों ने देख लिया। दोस्तों मेवाड़ का अभियान देख रहे थे। 1567 ईस्वी में अकबर ने चित्तौड़ पे आक्रमण किया। दोस्तों मेवाड़ ही एक ऐसा राज्य था जिसने अकबर का पुरजोर विरोध किया है ना। अकबर के समकालीन मेवाड़ शासक सिसोदिया वंश के राजा जो राणा उदय सिंह थे, जिसने मुगल सम्राट की अधीनता स्वीकार नहीं की और अकबर ने मेवाड़ को अपने अधीन करने के लिए 1567 ईस्वी में चित्तौड़ के किले पे जो है आक्रमण कर दिया और उदय सिंह के किले की सुरक्षा के लिए है ना भार जयमाल एवं फतेह सिंह को सौंप दिया था। तो 1567 ईस्वी में अकबर ने चित्तौड़ पे आक्रमण करके उसे जीत लिया। इस अवसर पर उदय सिंह जंगल में भाग गए और 1572 ईस्वी में राणा उदय सिंह की मृत्यु के बाद उसका पुत्र राणा प्रताप सिंह मेवाड़ के शासक बने। ओके, मेवाड़ के शासक कौन बने? राणा प्रताप सिंह बने। तो राणा प्रताप ने जीवन भर अकबर से संघर्ष किया। 18 जून 1576 ईस्वी को अकबर ने राणा प्रताप के विरुद्ध आक्रमण किया। परिणाम स्वरूप हल्दी घाटी का युद्ध हुआ और इस युद्ध में जो है मुगल विजय रहे। ठीक है, लेकिन कुछ इतिहासकारों का मानना है कि इस युद्ध में जो है अकबर विजय नहीं हुए थे और ना ही राणा प्रताप युद्ध में हारे थे। अब हम लोग गुजरात का अभियान के बारे में देखते हैं। दोस्तों 1572 ईस्वी में अकबर ने स्वयं को जो है गुजरात अभियान किया तथा इस समय गुजरात का शासक मुजफ्फर खां तृतीय था। तो अकबर ने 1573 में इसे जीतकर मुगल साम्राज्य में मिला लिया। इसके बारे में हम लोग विस्तार से ज़्यादा नहीं पढ़ रहे हैं, बस थोड़ा थोड़ा देख रहे हैं। 1574-76 के दौरान अकबर जो है बिहार एवं बंगाल पे भी अधिकार कर लेता है। दोस्तों एक बात यहाँ पे, अकबर जो है गुजरात अभियान के दौरान ही सर्वप्रथम जो है समुद्र देखता है।
अभी तक इन्होंने समुद्र को नहीं देखा था। तो गुजरात अभियान के दौरान वहाँ पे वह समुद्र देखते हैं। तो इसके बाद देखते हैं, चलिए हम लोग पश्चिमोत्तर राज्य के बारे में देख लेते हैं। इसके बाद अकबर जो है पश्चिमोत्तर राज्य के अभियान पे निकल गया और यहाँ से वे जो है काबुल, कश्मीर, सिंध, बलूचिस्तान और कंधार को मुगल साम्राज्य में मिला लेते हैं। अब हम लोग दक्षिण भारत का अभियान देखते हैं। दोस्तों, अकबर ही पहला ऐसा शासक, मुगल शासक था जो दक्षिण भारत पे आक्रमण किए थे। अकबर पहला मुगल शासक जिसने दक्षिण भारत पे अभियान चलाया था। 1591 ईस्वी में अकबर ने सबसे पहले खान देश पर जो है आक्रमण किया और यहाँ के शासक अली खां ने जो है स्वेच्छा से क्या किया, स्वाधीनता स्वीकार कर लिया। ठीक है, आधीनता स्वीकार कर लिया। इसके बाद 1599 में अकबर ने जो है दौलताबाद पर आक्रमण किया और इसे भी अपने अधीन कर लिया। इसके बाद 1600 ईस्वी में अकबर ने अहमदनगर पर आक्रमण किया और अहमदनगर की सुरक्षा का भार जो है चांद बीबी पे था, जो अहमदनगर के शासक निजाम शाह की पुत्री थी। यहाँ भी अकबर का विजय हुआ और उसे भी अपने अधीन कर लिया। 1601 ईस्वी में इसने असीरगढ़ के किले को भी जीत लिया और यह अकबर की अंतिम अभियान था। इसके बाद अकबर का मृत्यु हम लोग देखते हैं। अकबर की मृत्यु अक्टूबर 1605 ईस्वी में हो गई। उसे आगरा के पास सिकंदरा में जो है दफनाया गया, जहां उसका एक कलापूर्ण मकबरा बना हुआ है। अकबर के बाद सलीम जहांगीर के नाम से मुगल साम्राज्य का अगला बादशाह नियुक्त होता है। दोस्तों, अकबर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण कार्य देख लेते हैं किन वर्षों में जो है वो कार्य किए थे। प्रायोगिक परीक्षाओं में प्रश्न इससे पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, पहला जो है अकबर का जन्म के बारे में, तो 1542 ईस्वी में अकबर का जन्म हुआ था। 1556 में इनका राज्याभिषेक हुआ। 1560 में इनके संरक्षक बैरम खां को अपदस्थ कर दिया गया था। 1562 में दास प्रथा का अंत हुआ। 1563 में तीर्थ यात्रा कर जो है समाप्त किया गया। 64 में अकबर द्वारा जजिया कर को समाप्त किया गया और 1571 में फतेहपुर सीकरी की स्थापना की गई थी और राजधानी को जो है आगरा से फतेहपुर सीकरी हस्तांतरण किया गया था। ठीक है, सारे इम्पोर्टेंट तथ्य है, आप लोग जरूर इसे याद रखिएगा दोस्तों। उसके बाद हम लोग देखते हैं 1575 में इबादत खाना की स्थापना की गई थी और 1578 में इबादत खाने में सभी धर्म के लोगों को प्रवेश की अनुमति दी गई। 1579 में मजहर की घोषणा। 1580 में 10 साल बंदोबस्त। 1582 में दीन-ए-इलाही की घोषणा। 1583 में नया कैलेंडर इलाही संवत की शुरुआत हुआ था। 1601 में असीरगढ़ पर अकबर का अंतिम अभियान और 1605 में अकबर का मृत्यु हो जाती है। दोस्तों, अकबर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक है, उस पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। अकबर का प्रथम विवाह हिंडाल के पुत्र रुकैया बेगम से हुआ था। ओके, और अकबर ने जैन आचार्य विजय सेन सूरी को काली सरस्वती की उपाधि दी थी। ये सब बहुत ही इम्पोर्टेंट तथ्य है, याद रखिएगा आप लोग। दीन-ए-इलाही धर्म का प्रधान पुरोहित अकबर था। दीन-ए-इलाही धर्म को स्वीकार करने वाला प्रथम हिंदू शासक बीरबल था। अकबर के दरबार के प्रसिद्ध चित्रकार अब्दुल समद, दासवंत और बसावन थे। अकबर के शासन काल के प्रथम जो गायक थे प्रमुख गायन जो थे तानसेन, बाज बहादुर, बाबा रामदास और बेजू बावरा थे। तो अकबर के शासन प्रणाली की प्रमुख विशेषता जो क्या थी, मनसबदारी प्रथा थी। अकबर के शासन समकालीन प्रसिद्ध सूफी संत शेख सलीम चिश्ती थे। तो फैजी अकबर के दरबार में राज्य कवि के पद पर आसन थे। यूसुफ जाइयों के विरोध को दबाने के दौरान जो है ना बीरबल की हत्या हो गई थी। अकबर के विजय के बाद अकबर ने तुरंत गुजरात विजय के बाद
जो है ना अकबर ने बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया था। तो अकबर अक्सर नगाड़ा वाद्य यंत्र बजाता था। अकबर के इच्छा के अनुसार अब्दुल कादिर बदायूनी ने रामायण का फारसी भाषा में अनुवाद किया था। तो अबुल फजल ने अकबरनामा की रचना की है। तो ये रहा अकबर से कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। दोस्तों हम लोग जानते हैं कि अकबर के दरबार में 9 रत्न थे। तो ये 9 रत्न कौन कौन से थे उसके बारे में हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। तो दोस्तों अकबर के दरबार में जो 9 रत्न थे वह बीरबल, अबुल फजल, तानसेन, फेजी, टोडरमल, मान सिंह, मुल्ला दो प्याजा, हकीम हुकाम और अब्दुल रहीम खाने खाना थे। तो ये 9 नाम हैं जो अकबर के दरबार के शोभा बढ़ाते थे। दोस्तों सबसे पहले हम लोग बीरबल के बारे में जानते हैं। तो इनके बचपन का नाम जो था महेश दास था। कवि राज उपाधि इनको मिला गया था और दीन ये इलाही धर्म को अपनाने वाला पहला एकमात्र हिंदू था। यूसुफ जाई कबीले से लड़ते समय इनकी मृत्यु हो गई थी। इतिहास उसके बाद अबुल फजल इतिहास दर्शन और साहित्य के विद्वान थे। अकबरनामा और आईने अकबरी की रचना अबुल फजल द्वारा किया गया है। उसके बाद दोस्तों तानसेन का जो मूल नाम है रामतनु पांडे है ना। इनका मूल नाम क्या है? रामतनु पांडे है। इनके गुरु हरिदास थे। इन्हें कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि प्रदान किया गया है। उसके बाद है अब्दुल रहीम खान खाना। ये बैरम खां के पुत्र थे। बैरम खां कौन थे? अकबर का संरक्षक थे और ये कवि और एक साहित्यकार थे। गुजरात विजय पर खान खाना की उपाधि इन्हें प्राप्त हुआ था गुजरात विजय के उपलक्ष्य में। उसके बाद हम लोग मान सिंह देखते हैं। दोस्तों मान सिंह राजा भरमाल के पुत्र एवं भगवान दास के पुत्र थे। भरमाल के पुत्र, ठीक है, भरमाल के कौन थे? पुत्र थे और भगवान दास के पुत्र थे और ये बहादुर सेनानायक थे। उसके बाद राजा टोडरमल अकबर के दरबार में दीवान थे, भूमि सुधारक थे और ये 10 साल बंदोबस्त के नाम से जाने जाते थे। इसके बाद है हेजी। दोस्तों अब्दुल फजल का बड़ा भाई, ये कौन थे? अब्दुल फजल का बड़ा भाई थे। अकबर ने राजकवि का दर्जा दिया, कई ग्रंथों को फारसी में अनुवाद किया। उसके बाद हकीम हुकाम अकबर के विश्वास पात्र मित्र थे, रसोई घर का प्रबंधक था। मुल्ला दो प्याजो अकबर के रहने वाले थे, अरब के रहने वाले थे और ये बुद्धिमान और बहुत तार्किक व्यक्ति थे। दोस्तों अकबर द्वारा किए गए कुछ महत्वपूर्ण निर्माण कार्य उसके बारे में देख लेते हैं जो परीक्षाओं में अक्सर पूछा जाता है। दोस्तों आगरा का लाल किला अकबर द्वारा बनाया गया था। ये कहाँ पे है? आगरा में है। लाहौर का किला लाहौर में है। इलाहाबाद का किला इलाहाबाद में है, नाम से ही है। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है। बुलंद दरवाजा आगरा में है। फतेहपुर सीकरी आगरा। चौधाबाई कहाँ है? आगरा है। पंचमहल फतेहपुर सीकरी में है। फतेहपुर सीकरी आगरा में है। ठीक है, ये अकबर द्वारा निर्मित कुछ कार्य थे। तो दोस्तों आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, है ना। और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।